सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. Here is today's worksheet number 19, and it is for class 10th students, and it is based on the chapter Sectors of Indian Economy, chapter number 2, Economics. But before understanding this worksheet, we need to know what is the meaning of sectors. If you look at your surrounding, that people are engaged in various economic activities. Some of these are activities producing goods, some others are producing services. We group them or classify them using some important criteria. These groups are also called sectors. तो अब आपको समझ में आया कि सेक्टर्स का मतलब क्या है, कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हमारे चारों तरफ हो रही हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिसमें पैसों का लेन देन होता है, इन सभी एक्टिविटीज़ को हम अपने सुविधा के लिए कुछ ग्रुप्स में क्लासिफाई कर देते हैं। इन ग्रुप्स को ही हम सेक्टर्स कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड टुडेज वर्कशीट। देयर आर 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। फर्स्ट वन इज primary sector. And what is primary sector? The sector in which goods are produced by exploiting natural resources is called primary sector. This sector is also called agriculture and related sector. For example, agriculture, dairy, fishing, mining, forestation, etc. यानी इसमें हम जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करते हुए कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करते हैं, जैसे वीट फार्मिंग, राइस फार्मिंग, कॉटन फार्मिंग एक्सेट्रा। द सेकेंड सेक्टर इज सेकेंडरी सेक्टर. What is secondary sector? The sector in which natural product which we get from primary sector are changed into other forms through ways of manufacturing is known as secondary sector. It is also called as industrial sector. For example, factories, construction, etc. यानी जब हम नेचुरल प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू किसी अदर फॉर्म में चेंज कर देते हैं, उसमें कुछ एड ऑन करके एक नई फिनिश्ड गुड तैयार कर देते हैं, तो इन सारे जितने भी एक्टिविटीज़ को हम सेकेंडरी सेक्टर के अंदर काउंट करते हैं, जैसे कॉटन क्लॉथ मेड फ्रॉम कॉटन, फ्रॉम जैगरी टू शुगर एक्सेट्रा. थर्ड सेक्टर इज कॉल्ड टर्शरी सेक्टर. द सेक्टर that helps in the development of primary and secondary sectors is called tertiary sector. This is also called service sector. For example, banking, transport, insurance, packaging, etc. This sector is not producing any good or manufacturing any good. This sector producing only services. Like teaching is also a service. यानी ये सेक्टर कुछ किसी गुड को प्रोड्यूस नहीं करता, ना ही कुछ मैन्युफैक्चरिंग करता, ये सिर्फ अपनी सर्विसेज देता है ताकि फर्स्ट जो प्राइमरी सेक्टर है और जो सेकेंडरी सेक्टर है उन दोनों की हेल्प हो सके, उनकी डेवलपमेंट हो सके. फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट यानी प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में जो भी गुड्स प्रोड्यूस होते हैं उनको मार्केट तक कौन पहुंचाएगा? ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट इज़ अ सर्विस, दैट इज़ टर्शरी सेक्टर. Now let's understand some new words that is related to economy. First is GDP, that is gross domestic product. What is GDP? The value of final goods and services produced in each sector during a particular year provides the total production of the sector for that year, and the sum of production in the 3 sectors gives what is called the GDP. यानी कि हर सेक्टर में प्रोड्यूस की गई फाइनल प्रोडक्ट या सर्विस
उन सब के जो वैल्यू होती है उन सब के सम को यानी टोटल को हम जीडीपी कहते हैं। जैसे अगर हम गेहूं की क्रॉपिंग कर रहे हैं, वीट क्रॉपिंग कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो यूज़ हो रहे हैं इनपुट वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, वीट इज़ द फाइनल प्रोडक्ट। जैसे अगर हम सेकेंडरी सेक्टर में एक बिस्कुट बनाने वाली फैक्ट्री का एग्जांपल लें तो बिस्किट इज़ द फाइनल प्रोडक्ट, उसके अंदर जो इनपुट यूज़ हुए हैं वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। तो जितने भी तीनों सेक्टर्स हैं उनके फाइनल प्रोडक्ट और सर्विसेज, इनकी जो वैल्यू होती है, तीनों की टोटल वैल्यू का जो सम होता है वो कहलाता है जीडीपी। सेकेंड वर्ड इज प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग arises when the production value of all the products is added to calculate in the national income as raw material value is also added to it. Hence, only the value of the final product should be calculated for the solution. तो अभी हमने ऊपर यही बात की थी कि हमेशा फाइनल प्रोडक्ट की ही वैल्यू, जो भी उसका प्राइस है उसको ही काउंट किया जाता है। ये प्रॉब्लम कब होती है, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, जब हम फाइनल प्रोडक्ट के साथ साथ जो उसमें यूज़ हुए इनपुट्स हैं उनकी वैल्यू भी ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल द फैक्ट्री ऑफ बिस्किट, यानी बिस्किट फैक्ट्री में जब बिस्किट बनता है तो फाइनल प्रोडक्ट बिस्किट हुआ, उसकी वैल्यू को लिया जाना चाहिए, ना कि जो उसमें हमने आटा लगाया या शुगर लगाया या कुछ फ्लेवर्स लगाए उनकी वैल्यू को ऐड करेंगे। हम सिर्फ हर सेक्टर के जो फाइनल प्रोडक्ट है उसी की ही वैल्यू को ऐड करके जीडीपी को काउंट करेंगे। अगर इसमें जो हमने इनपुट वाली वैल्यू को यूज़ कर लिया तो हमारे लिए प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग हो जाएगी। लेट्स सी बिलो। हेयर टू टेबल्स आर गिवन। फर्स्ट इज शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी एंड द अनदर वन इज शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट। लेट्स सी टेबल नंबर 1, शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी। देयर आर 2 years comparison. First year is 1971 and 1972 and the another one is 2011-2012. Primary sector share in 1971-72 around 40%, in 2011-12 around 15%. Secondary sector's share 1971-72 around 25% and 2011-12 around 25%. Tertiary sector's contribution or share in GDP is 1971-72 around 35% and in 2011-12 around 60%. Let's see another table. Share of sectors in employment. Primary sector's share 1972-73 is 74%. In 2011-12 it is 49%. Secondary sector's share is in 1972-73 11%. In 2011-12 it is 24%. Tertiary sector's share in 1972-73 is 15% and in 2011-12 is 27%. Now here are some findings on the base of above tables. First is, it is clear from the above table that secondary and tertiary sectors produce 3/4 of GDP, whereas they employ around half the people. And the second finding is, the contribution of primary sector over the years has decreased, but still around half of workers are working in primary sector, mainly in agriculture. It means that there are more people in agriculture than is necessary. In other words, workers in the agricultural sector are underemployed. This kind of underemployment is hidden and it is called disguised unemployment. ऊपर की फाइंडिंग से हमें पता चलता है कि जो सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर है वो 50% ऑफ द जो एम्प्लॉयमेंट है उसको जनरेट करते हैं। लेकिन जब हमने सेकंड वाली टेबल देखी तो उसमें हमने देखा कि आज भी ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर में लगे हुए हैं। इसका मतलब जितने लोग वहाँ पर चाहिए उससे कहीं ज़्यादा लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर में लगे हुए हैं, और ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट को हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। वी विल डिस्कस डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट लेटर इन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। सो लेट्स गो आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर and contrast the three sectors of Indian economy.
आपने इसमें क्या करना है, जो ऊपर हमें टेबल्स दी गई हैं उन टेबल्स को आपने नोट करना है और उसके नीचे जो फाइंडिंग्स दी गई हैं उन्हें आपने अंडरस्टैंड करके लिखना है। यही इसका आंसर है। द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज जीडीपी, एक्सप्लेन। एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, the value of final goods and services produced in each sector during a particular year provides the total production of the sector for that year, and the sum of production in the three sectors gives what is called the GDP. Let's go to question number 3. Explain disguised unemployment. Disguised unemployment or under unemployment is generally found in agriculture sector. Let's take an example to clear this. A family of people has an agricultural plot where they all find work. Their work requires the services of 5 people only, but all 9 family members are engaged. Thus, 4 people are extra. So these 4 people are said to be underemployed or disguisedly employed. तो समझे आप कि ये जो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट होती है ये ज़्यादातर एग्रीकल्चरल सेक्टर में होती है, जहाँ पर जितने लोग चाहिए उतने ना होकर उससे कहीं ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं। जैसे हमने एग्जांपल में भी बताया कि अगर 9 लोग एक एग्रीकल्चरल प्लॉट में काम कर रहे हैं लेकिन ज़रूरत सिर्फ 5 लोगों की है, तो जो बाकी के 4 लोग हैं वो अंडर अनएम्प्लॉयड कहलाते हैं। लेट्स गो टू आवर क्वेश्चन नंबर 4. Which sector has the highest percentage contribution in GDP in the year 2011-12? The answer is simple. When we see the table number 1, it is tertiary sector and the contribution of this sector is around 60%. देखिए, मेरे समझाने का तरीका ऐसा ही है और मैं चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सुन के समझें। बहुत सारे लोग, बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले उनके आंसर्स लिख के देते हैं, तो अगर लिखना ही है तो हम अपनी गाइड को कंसल्ट कर लेंगे, फिर हमें उस वीडियो को देखने की ज़रूरत ही क्या है। तो अगर मेरे इस समझाने के ढंग से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत सारा शेयर कीजिए, और इसी तरह मेरे साथ वर्कशीट को समझते रहिए और हाँ, ध्यान रखिए, पढ़ते ज़रूर रहिए। थैंक यू वेरी मच।